हाय फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉडल पेपर अंक और इसमें 71 बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए 40 प्रश्नों को हल किया गया है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग देखें और वीडियो को अंत तक देखें, है ना। वीडियो पसंद आने पर दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों कि आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है कि भारत के संवैधानिक संशोधनों के संदर्भ में, है ना, भारत के संवैधानिक संशोधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला है दोस्तों कि भारतम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 ने अनुच्छेद 31A और 31B को जोड़ा, जो भूमि सुधार को लागू करने में सहायता प्रदान करते हैं, है ना। तो प्रथम संविधान संशोधन दोस्तों 1951 में हुआ था और इसमें अनुच्छेद 31A और 31B को भी जोड़ा है और साथ ही साथ एक 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है इसके द्वारा, है ना। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, ठीक है। तो आपका तो ये वाला सही हो गया, कथन एक सही हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा है दोस्तों कि 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्यों के पुनर्गठन और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना से संबंधित है, तो ये भी आपका सही है। तीसरा 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसके द्वारा क्या किया गया, संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो आपका ये भी सही हो जाएगा, यानी कि आपका तीनों सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर कि स्वदेशी आंदोलन 1905 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। स्वदेशी आंदोलन जो है कब हुआ था दोस्तों, 1905 में हुआ था और ये बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। पहला कथन है यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ, ये दोस्तों सही बात है। दूसरा, इस आंदोलन के अंतर्गत विदेशी वस्त्रों पर होली जलाई गई थी, तो ये भी सही बात है कि जब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ तो इसमें विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया था, बहिष्कार किया गया था। तीसरा जो है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इन्हें हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं, ये जो है आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ये भी सही है। चौथा जो है दोस्तों इस आंदोलन के कारण बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, ये दोस्तों गलत है ना। तो हमारा जो सही है, सही विकल्प चुनना था, तो इसमें हमारा 1, 2 और 3 कथन सही है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 3 नंबर प्रश्न तथा निम्नलिखित कथनों, भारत के पठारी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किस क्षेत्र के संबंध में, पठारी क्षेत्र के संदर्भ में। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन ए क्या करा है। ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों कि दक्कन का पठार प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है और यह लावा प्रवाह से निर्मित एक विस्तृत ज्वालामुखी पठार है। तो दोस्तों ये सही है ना, कि दक्कन का पठार जो है एक विस्तृत ज्वालामुखी पठार है और ये प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है। दूसरा दोस्तों छोटा नागपुर पठार के बारे में। छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधनों जैसे कोयला, लोहा, बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, तो ये भी सही है। छोटा नागपुर का पठार जो है दोस्तों खनिज संसाधनों के लिए क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है, जाना जाता है। तीसरा है मालवा का पठार जो है दोस्तों, है ना, तीसरा है मालवा का पठार जो है नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच है और इसकी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। तो दोस्तों ये गलत है, इसकी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी नहीं होती है, बल्कि इसकी मिट्टी जो है क्या होती है, काली मिट्टी होती है। क्या होती है, इसकी मिट्टी जो है काली मिट्टी है और इसमें मुख्य रूप से कपास और सोयाबीन की खेती की जाती है। तो हमारा जो सही जवाब होगा दोस्तों 1 और बी सही है, बाकी तीसरा क्या है, गलत है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका और उसके अंकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोशिका और उसके अंकों के बारे में विचार करना है। पहला है ऑप्शन दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये बात सही है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि कोशिका प्लास्ट जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है बल्कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या किया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्लोरोप्लास्ट जो है सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना। तो 2 गलत हो गया। तीसरा है दोस्तों राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये सही हो गया। हमें सही विकल्प चुनना है, तो सही हो गया दोस्तों 1 और 3, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे 2 को दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, है ना। तो चलिए देखते हैं सूची 1 और 2 में क्या है। सूची 1 और 2 में है दोस्तों एक तरफ हड़प्पा स्थल है और दूसरा तरफ नदी है ना। एक तरफ हड़प्पा स्थल है और दूसरा तरफ नदी है। चलिए इसका मिलान करते हैं। कह रहा है हड़प्पा, तो हड़प्पा जो है दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा की बात करें दोस्तों तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। वहीं लोथल की बात करें दोस्तों तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। और रोपड़ की बात करें तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। इसको मिलान करिए, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 और बी का 2
और सी का 1 और डी का 4। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय इतिहास में कुल्ल्या बाप और द्रोण बाप, है ना, कुल्ल्या बाप है और द्रोण बाप जो शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए है सिक्का, बी है भूमाप के लिए, सी है भूमि का वर्गीकरण के लिए और डी है सिंचित भूमि के लिए। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद समझा जाता है। शैव संतों के जो लेखन का संग्रह है उसको पांचवा वेद माना जाता है। उस संग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन है मणिमेखले, बी है तोलकप्पियम, सी है तिरुमुराय और डी है तिरुकुरल। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए है अली शाह, बी है हसन शाह, सी है शाही खान और डी है हैदर शाह। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। जैन उल आबिदीन जो है इसका वास्तविक नाम जो है दोस्तों शाही खान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए खुद से सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। तो चलिए देखते हैं सूची 1 और सूची 2 में क्या है। सूची 1 में एक तरफ शासक का नाम है और दूसरी तरफ उनकी रानियां हैं। तो चलिए मिलान करते हैं इसको दोस्तों। चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दोस्तों कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। वहीं समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त की रानी का नाम था दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें दोस्तों तो इनका नाम था कुबेर नाग। क्या नाम था? कुबेर नाग। वहीं कुमार गुप्त प्रथम करे तो इसका अनंत देवी नाम था इनकी रानी का। तो मिलान करें दोस्तों ए का 3 हो जाएगा, आपको ए का 3, बी का 1 हो जाएगा दोस्तों, सी का 2 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि महमूद गजनबी के साथ आने वाला मुस्लिम विद्वान था, कौन था? ऑप्शन ए है फरिश्ता, बी है अलबरूनी, सी है अफीफ और डी है उतवी। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अलबरूनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए खुद से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुना है और सूची 1 में दिया गया है एक तरफ सूची 2 है। सूची 1 से मिलान करते हैं दोस्तों सूची 2 को। तो अब 1 में दिया गया है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज तुगलक जो है दोस्तों इसका संबंध है नहरों के निर्माण से, है ना। काफी नहरों का निर्माण करवाया था इन्होंने। बलबन का है तो बलबन जो है नवरोज नामक त्योहार शुरू किया था। वहीं अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इन्हें दीवान ए रियासत जो है नाम का एक बनाया था। और जहांगीर जो है सर थॉमस रोक जो है जहांगीर के दरबार में आया था। तो मिलान कीजिए दोस्तों, ए का हो जाएगा आपको 3 यानी फिरोज शाह तुगलक नहरों का निर्माण किया था तो ए का 3 यानी बी में दिख रहा है दोस्तों। बलबन बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 हो गया दोस्तों और उसी प्रकार डी का 4। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न फिर है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अब सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है। देखते हैं दोस्तों दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज क्या है दोस्तों? तो दीवान ए अर्ज जो है रक्षा विभाग है। तो ये दीवान ए रियासत की बात करें तो ये धार्मिक विभाग है। दीवान ए बिजारत की बात कहें तो दीवान ए बिजारत एक वित्त विभाग है और दीवान ए इंसा शाही पत्राचार विभाग है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? दीवान ए अर्ज रक्षा विभाग है ना, सैन्य विभाग है। तो ए का 2 हो जाएगा। चलिए ए का 2 हो गया यानी कि आपका ए खत्म हो जाएगा दोस्तों और डी खत्म हो जाएगा, बचेगा बी और सी। चलिए बी के देखते हैं। बी में क्या है दोस्तों? दीवान ए रियासत धार्मिक विभाग से है यानी कि बी का आपको 1 होगा, बी का 1 होगा, ठीक है। सी का आपको 4 होगा, सी का 4 होगा यानी कि आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? शिल्पी के श्रेणियों के प्रमुख के लिए, नगर प्रमुख के लिए, महल प्रमुख के लिए या ग्राम मुखिया के लिए? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अर्थात ग्राम मुखिया के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखिए सूची 1 में दिया गया अकबर। तो अकबर का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये है आईने दहसाला के नाम से। दूसरा है शेरशाह। तो शेरशाह जो है जानते हैं हम लोग दोस्तों कि शेरशाह जो है ग्रैंड ट्रक सड़क का निर्माण किया है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि शेरशाह शरीफ जो है ग्रैंड ट्रक का निर्माण किया है, इसलिए इसे सड़क ए आजम कहा जाता है।
मोहम्मद तुगलक का बात करें तो मोहम्मद तुगलक जो है दोस्तों ये प्रतीक मुद्रा से संबंधित है और इल्तुतमिश तुर्क के चहलगानी से संबंधित है। तो चलिए मिलान कीजिए, ए का 1 हो जाएगा दोस्तों, बी का 3 हो जाएगा, ए का 1, बी का 3, सी का 2 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। इल्तुतमिश ने तुर्क के चहलगानी का गठन किया था। इसमें जो है 40 अमीर और मजबूत माने कि ताकतवर लोगों का दल बनाया था, 40 लोगों का दल बनाया था जिसको तुर्क के चहलगानी के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 15 नंबर प्रश्न, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। ऑप्शन है ए शाह अब्दुल अजीज, बी है शाह वलीउल्लाह, सी है निजामुद्दीन औलिया और डी है शाह मोहम्मद गौस। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपको ऑप्शन डी शाह मोहम्मद गौस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। ऑप्शन ए है मुनीर खान, दूसरा है आसफ खान, सी है मुजाफर खान तुर्बती और डी है ख्वाजा शाह मंसूर। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मुजफ्फर खान तुर्बती। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, करा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क युक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। ऑप्शन ए है फर्रुखसियत, बी है बहादुर शाह और सी है अकबर द्वितीय और डी है जहांदार शाह। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा फर्रुखसियत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, करा रिंग फेंस की नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव का, बी है वारेन हेस्टिंग्स का, सी है लॉर्ड डलहौजी का और डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो रिंग फेंस की जो नीति है दोस्तों वो हो जाएगा उसका ऑप्शन बी यानी कि वारेन हेस्टिंग्स का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। एक तरफ दोस्तों है लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था दोस्तों, तो लॉर्ड डलहौजी का संबंध है दोस्तों व्यापकता के सिद्धांत से, है ना, हड़प नीति को चालू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड कर्जन का बात करें तो लॉर्ड कर्जन का संबंध है दोस्तों बंगाल के विभाजन से, यानी ए का 4 हो गया और बी का 2 हो गया, ए का 4 हो गया दोस्तों और बी का 2 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। वहीं सी में है लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन क्या किए थे दोस्तों, इनका संबंध है स्वायत्त शासन से। और डी में है लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का संबंध है सती प्रथा का निषेध से। यानी क्या ए का 4 होगा दोस्तों, है ना, ए का 4 होगा, ए का 4 होगा लॉर्ड डलहौजी, ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3 और सी का 2 और डी का 1, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, कहता 1857 के विद्रोह का सबसे कट्टर दुश्मन, 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन ए है मौलवी इदादुल्लाह, बी है नवाब लियाकत अली, सी है मौलवी अहमदुल्ला शाह और डी है मौलाना फजले हक खैराबादी। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, अर्थात मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था 1857 की क्रांति में, 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास समय नहीं है क्योंकि अभी इसी धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है, स्वामी विवेकानंद का है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है या दयानंद सरस्वती का है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ शामिल कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया गया जगह का नाम और दूसरी तरफ वर्ष है। तो जैसे संभलपुर है दोस्तों, तो संभलपुर का संबंध किस वर्ष विलय किया गया था, तो 1849 में। सतारा को दोस्तों 1848 में। अवध को विलय कब किया गया था, तो 1856 में। और झांसी की बात करें तो 1854 में विलय किया गया था, है ना। तो संबलपुर 1849 अर्थात ए का 2 ए का 2 ए का 2, सी और 3 खत्म, डी खत्म हो गया दोस्तों, ए और बी बच गया, है ना। तो संबलपुर 1849 और सतारा 1848, ए का 2 और बी का 1, ठीक है। अब अवध का विलय दोस्तों 1856 में किया गया था अंग्रेजों द्वारा, है ना। और झांसी का 1854, यानी सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 यानी कि बी आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सी विजय राघवाचार्य ने की थी। ऑप्शन ए है नागपुर अधिवेशन 1920, गया अधिवेशन 1922, बेलगांव अधिवेशन 1924, कराची अधिवेशन 1931। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, नागपुर अधिवेशन 1920 का जो अध्यक्षता है वो किसने किया था, सी विजय राघवाचार्य ने किया था। गया अधिवेशन 1922, ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, तो इसको भी आप लोग याद रखें। गया अधिवेशन 1922 की जो है अध्यक्षता किसने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था, चित्तरंजन दास ने किया था। वहीं बेलगांव अधिवेशन की बात करें तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था,
महात्मा गांधी ने किया था, महात्मा गांधी ने। वहीं कराची अधिवेशन 1931 की बात करें तो किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने, है ना। और दोस्तों एक बात और, एक प्रश्न जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सन 1930 में, सन 1930 में, वर्ष 1930 में, है ना, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? अगर हुआ था तो कौन सा अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, उसके अध्यक्षता किसने किए थे, और नहीं हुआ था तो आप बताएंगे कि नहीं हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 24 नंबर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, CR दास, मोतीलाल नेहरू। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन गए, और किससे गए थे? पानी के जहाज से गए थे। तो उस पानी का जहाज का नाम क्या था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया गया है, ए SS मुल्तान, बी है SS राजपुताना, सी है SS सुल्ताना, और डी है SS कान। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात SS राजपुताना। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, करा किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम एक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए है आगा खान, बी है MA जिन्ना अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना, सी है मोहम्मद इकबाल, और डी है मौलाना आजाद। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा है? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, और सरदार पटेल। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 28 नंबर, करा कि संघीय मंत्री परिषद के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत को पहचान करना है। ऑप्शन ए दिया गया है, मंत्री परिषद का प्रमुख जो है प्रधान होता है, तो मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधान होता है, ये सही है। दूसरा है, राष्ट्रपति को उनके कार्य निष्पादित करने में मंत्री परिषद परामर्श देती है, ये भी सही है। राष्ट्रपति को कार्य निष्पादित करने में मंत्री परिषद से परामर्श करते हैं राष्ट्रपति। सी है दोस्तों, किसी परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति मंत्री परिषद से कह सकती है, ये भी सही है दोस्तों, बिल्कुल कह सकती है। और चौथा है दोस्तों, मंत्री परिषद द्वारा दिया गया परामर्श न्यायिक संवीक्षा के अधीन होता है, ये गलत है आपको, है ना। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि गलत कथन ही तो पूछ रहा था कि कौन सा गलत है, तो कथन गलत हो गया, ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन अंतर राज्य परिषद की स्थापना करने के लिए सशक्त है। ऑप्शन ए है संसद, बी है मंत्री परिषद, सी है भारत का राष्ट्रपति, डी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, है ना। भारत के राष्ट्रपति जो है अंतर राज्य परिषद की स्थापना के लिए बाध्य है, सशक्त है, और उसका वर्णन अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 263 के अंतर्गत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 30 नंबर, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है, राजभाषा या भाषाओं को अपनाने की प्रक्रिया है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है 343, बी है 344, सी है 345, और डी है 346। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात 345, है ना। इसी में देखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 346 के बारे में, तो अनुच्छेद 346 क्या कहता है कि एक राज्य और दूसरे राज्य, है ना, एक राज्य और दूसरे राज्य, या एक राज्य और संघ, है ना, दोनों के बीच जो है जो दोस्तों संचार के लिए क्या है, एक आधिकारिक भाषा है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या करता है, ये उल्लेख किया गया है इसमें अनुच्छेद 346 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में जारी राजकोषीय सूचकांक FHI 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है ना। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, कब जारी किया गया है? 2025 में। तो इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है? तो प्रथम स्थान मिला है दोस्तों उड़ीसा को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस यूरोपीय शहर में सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है लिस्बन, पुर्तगाल के लिस्बन में, बी है श्रीलंका के कोलंबो में, सी है ऑस्ट्रिया के वियना, और स्पेन के मैड्रिड। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात पुर्तगाल के लिस्बन में सिटी की ऑफ ऑनर से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, है नेक्स्ट प्रश्न क्या कि हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स
रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? ऑप्शन ए है विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है ब्राजील, बी है श्रीलंका, सी है नेपाल और डी है इंडोनेशिया। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, कहता हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए है केरल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है कर्नाटक। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात तमिलनाडु में जो है पंबन ब्रिज का उद्घाटन किए हैं। किसने किए हैं? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। चलिए प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार 2025 के लोगों का अनावरण किया। इस गेम्स का शुभारंभ क्या है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बिहार के सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको आप लोग अवश्य माइंड में रखेंगे, अवश्य ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन ए है गज सिंह, बी है नंदनगढ़, सी है मगही और डी है भोजपत्ता। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, शुभंकर क्या था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का? गज सिंह इसका शुभंकर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय से है दोस्तों, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में सतत और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किस सूचकांक को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है ग्राम विकास सूचकांक, पंचायत उन्नति सूचकांक, ग्रामीण प्रगति सूचकांक और डी है विकासात्मक सूचकांक। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों बी। इसको याद रख सकते हैं कि पंचायती राज मंत्रालय ने भारत में सतत और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक सूचकांक लॉन्च किया है। तो इसको पंचायती राज से संबंधित है, तो पंचायत उन्नति सूचकांक इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत में मौद्रिक नीति MPC का गठन किसके द्वारा किया जाता है? मौद्रिक नीति का दोस्तों गठन तो आप लोग समझ ही रहे होंगे किसके द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा और संसद के द्वारा। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक RBI। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि RBI की स्थापना किस वर्ष हुआ था, है ना। स्थापना जो है दोस्तों किस वर्ष हुआ और इसका पंजीकरण जो है किस वर्ष हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आप लोग। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी ऋण श्रेणी सबसे अधिक राशि प्रदान करती है? ऑप्शन ए है शिशु, बी है किशोर, सी है तरुण और डी है नवजात। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न है, कह रहा है नीति आयोग के गठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, बी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और नीतिगत सलाह देना, सी है मौद्रिक नीति का निर्धारण और डी है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को नियंत्रित करना। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, है ना। नीति आयोग का जो गठन किया गया है दोस्तों, ये किसके स्थान पर गठन किया गया है? तो ये जो है दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है ना। योजना आयोग को हटाकर उसके स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन किया गया है ना। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि नीति आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया था, है ना। नीति आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।